मेरा नाम हर्षित है। मैं बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। मन करता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि मुझसे एक ऐसी गलती हो गई थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया था, मैं पछतावा भी नहीं कर सकता था। मैं उससे बहुत नाराज था। उसने मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी के सारे रिश्तों को मुझसे दूर कर दिया था। वो ऐसी क्यों थी? पता नहीं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था। मैं काम कर रहा था जब अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने अपने हाथ रोके और मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर मेरी बहन का नंबर शो हो रहा था। मैंने फ़ौरन ही साइड में जाकर कॉल रिसीव की। फ़ोन पर बात करने वाला इंसान मेरी माँ थी। उन्होंने पहले मेरे हालचाल मुझसे पूछे, फिर कहने लगी कि बेटा, इस समय तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहती थी, मगर क्या करूं, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा, माँ कोई बात नहीं, इस समय ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ। मैं बिजनौर के एक छोटे से गांव में रहता था, मगर गांव में रहते हुए मैं अपने घर का गुजारा नहीं कर पा रहा था। पिता का साया मेरे सर पर था नहीं और माँ बूढ़ी हो चुकी थी। 5 साल पहले बड़े भाई का देहांत हो गया था। एक सदमा मेरी माँ को ये लगा था, तो दूसरा सदमा पिताजी के इस दुनिया में ना होने का था। यही वजह थी कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी। अभी तो उन्होंने अपने किसी बच्चे की शादी भी नहीं की थी। मैं गाजियाबाद जैसे शहर में काम करने के लिए आया हुआ था, यहाँ काम कर सकूं और थोड़ा पैसा कमा सकूं, क्योंकि जिस गांव में मेरा घर था वहाँ मेरे हिसाब का कोई काम नहीं था। घर के हालात जब धीरे धीरे बिगड़ने लगे तो माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने दिल के टुकड़े को खुद से दूर करके शहर भेज दिया। मेरी माँ हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करती थी। मेरी एक 20 साल की जवान बहन भी थी जो बेहद खूबसूरत थी। उसके रिश्ते आ रहे थे, मगर अभी उसकी शादी करने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं था। अभी पहले मुझे अपने छोटे से घर को बनाना था। हमारा घर बहुत छोटा सा था, एक छोटा सा कमरा और बाहर छोटा सा आंगन था, मगर हम 3 लोगों के लिए वो घर काफ़ी था। हमारी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। मैं जब शहर आया तो घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। इतने भी बेहतर नहीं हुए थे कि घर में हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद होती। हाँ, मगर इतना था कि मेरी माँ और बहन को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो मेरी कमाई से घर को आराम से चला रही थी। मैं हर महीने उनको पैसे भेज दिया करता था। यहाँ मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन कुछ पैसे अपने पास भी रखता था। मेरा भी तो कोई खर्चा था। मैं जिस जगह रहता था वहाँ भी किराए पर रहता था। भले ही मुझे वहाँ रात को सिर्फ सोने के लिए जाना होता था। दोपहर का खाना मुझे फैक्ट्री की तरफ से मिलता था, जबकि रात का खाना और सुबह का नाश्ता हमें खुद अपनी कमाई से करना होता था। यहाँ आने के बाद मैं भले ही अकेला हो गया था, अपनी माँ और बहन से ज़्यादा नहीं मिल सकता था, लेकिन जब इंसान मजबूरियों तले दब जाता है तो उसे अपने घर परिवार से दूरी करना ही बेहतर लगता है, ताकि वो उनसे दूर भी उनके भले के लिए ही रहे। यहाँ गाजियाबाद में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो बहुत सुंदर थी। जिस जगह मैंने रूम लिया हुआ था वो भी वहाँ पर रहती थी। मेरे कमरे के सामने वाला कमरा उसका था। वो उस घर के मकान मालिक की बेटी थी। मैं जब रात को अपने कमरे में दाखिल होता तो वो अपने दरवाजे पर खड़ी हुई होती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरे इंतज़ार में ही खड़ी होती है, क्योंकि मैंने देखा था कि जब भी मैं अपने कमरे के अंदर दाखिल होता या कमरे से निकलता तो वो मुझे बड़ी गौर गौर से देखती थी, और इसी को मैं मोहब्बत समझ बैठा था। एक दिन वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी तो मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं सूरत और शक्ल में बहुत अच्छा था। आजकल के लोग इंसान के काम से ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी पर फिदा होते हैं। मैं हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहना करता था, स्मार्ट बनकर रहता था। 1 महीने में एक बार के लिए अपने अच्छे कपड़े ज़रूर ख़रीदता था। मुझे जब महीने की सैलरी मिलती तो मैं उनमें से थोड़े पैसे बचाकर पहले अपनी ज़रूरत का सामान लिया करता था। मुझे यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी समय गुजर गया था। हालांकि मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी, मगर मैं अपने घर सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही पैसे भेजता था। बाकी पैसे मैं अपने पास रखता था। काफ़ी लंबे समय तक हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे, और फिर फाइनली एक दिन अंजलि मुझसे बात करने के बहाने मेरे कमरे में दाखिल ही हो गई थी। उस दिन उसके माता पिता घर में नहीं थे, जबकि वो घर में अकेली थी। उसके 7 भाई और उससे अलग उसकी 2 बहनें और थीं। उसके पिता के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उसके पिता ने अपने 4 घर रेंट पर दिए हुए थे। उनका ये घर सबसे बड़ा था और इस घर में काफ़ी सारे कमरे थे जिसका किराया उनके पास आता। उनके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वो कभी कोई काम ना करते
तो उनके पास किराए से ही इतना पैसा आता कि वो उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे, जबकि मैं एक मामूली सा इंसान जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ नौकरी करने के लिए आया हुआ था। वो मेरे कमरे में आई तो मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि शायद वो किराया लेने के लिए आई है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ था कि जब मेरा किराया लेट हो जाता था तो उसकी बहन मुझसे किराया मांगने के लिए आई थी, मगर उसने मुझसे किराए की कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो मेरे सामने आकर बैठ गई थी। उसने कहा कि आप कुछ परेशान लग रहे हो। परेशान तो मैं उसे देखकर हुआ था कि वो खुद अपनी मर्जी से मेरे कमरे में कैसे चली आई थी। वो कहने लगी कि मैं आपको काफ़ी टाइम से आते जाते देखती हूँ। मैं अपनी सब बहनों में सबसे छोटी हूँ। न जाने क्यों आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। जब ये बात मैंने सुनी तो मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहा कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मुझे अपने दिल का हाल आपको बताना पड़ गया। वैसे भी आजकल हर लड़के और लड़की ने अपना साथी चुन लिया होता है। आपका तो कोई साथी नहीं है ना? उसने जैसे मुझसे एक तरह का सवाल पूछा था। मैंने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो वो मेरी बात पर हंसी और कहने लगी कि अच्छा जी, आजकल तो हर कोई किसी न किसी को पसंद करता है। इस तरह वो मुझसे बातें करने लगी। वो मेरे बारे में जानना चाहती थी कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ या नहीं। फिर मैंने उसका इंतज़ार ख़त्म करवा दिया और उसे प्रपोज़ कर दिया। उससे कह दिया कि मैं भी तुम्हें आते देखता था, तुम मुझे भी अच्छी लगती हो। तो वो बहुत खुश हुई थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। जब मैं शाम को फैक्ट्री से वापस आता तो वो अपने दरवाजे पर खड़ी हुई मुझे देख रही होती थी, और जब सुबह सुबह अपनी फैक्ट्री जाता तो तब भी वो मुझे देखने के लिए दरवाजे पर आ जाती थी। इस तरह हमारी मोहब्बत का सिलसिला चल निकला था। हम दोनों रात के समय एक दूसरे से फ़ोन पर भी बात करते, और अगर हमारा मिलने का मन करता तो हम एक एक करके छत पर चले जाते और वहां जाकर एक दूसरे से चोरी चुपके मिलते थे। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। मेरी मम्मी का रोज़ फ़ोन आता था। मैंने अपनी बहन को अपनी कमाई से कुछ पैसे भेज दिए थे और उससे कहा था कि तुम मोबाइल ख़रीद लेना। उसने मोबाइल ख़रीद लिया था, जिससे मुझे उन दोनों से बात करने में आसानी हो जाती थी। गांव के सारे ही लोग मेरी माँ को बहुत खुशनसीब कहते थे कि तुम्हें बहुत अच्छा बेटा मिला है, जो तुम्हारे घर के हालात सुधारने के लिए शहर तुमसे दूर रह रहा है। बेचारा बहुत मेहनती लड़का है। मेरी माँ को मुझ पर बहुत घमंड था। वो दुनिया की नज़रों से मुझे बचाकर रखना चाहती थी। उसे हमेशा मेरी फिक्र सताती रहती थी कि मैं यहाँ हूँ तो क्या कर रहा हूँ, कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा, मैंने खाना खाया या नहीं। मेरी बहन भी ऐसी ही थी, बिल्कुल माँ की तरह मेरे लिए फ़िक्र करती थी। माँ के साथ साथ वो भी बार बार मुझसे पूछती थी कि भैया वहाँ तुम कपड़े कैसे धोते होंगे, भैया वहाँ तुम अपने लिए खाना कैसे बनाते होगे, भैया वहाँ होटल का खाना खाते खाते तुम्हारा पेट खराब तो नहीं होता। ये सारी फिक्र वाली बातें मुझे अपनी माँ और बहन के मुंह से सुनना बहुत अच्छी लगती थी। और अब तो मेरी ज़िंदगी में अंजलि भी शामिल हो गई थी। मैं 6 महीने में एक बार एक हफ्ते के लिए अपने गाँव चला जाता था। वैसे तो मेरे लिए यहाँ से अपने घर जाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन मैं चाहता तो हर महीने भी वहाँ का एक चक्कर लगा सकता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इससे मेरे ही अपने काम का नुकसान होता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। थोड़े से पैसों का नुकसान भी होता तो मुझे काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ जाता था। अब तो मुझे अंजलि का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। अंजलि चोरी चुपके मुझसे बात करती थी। अंजलि के लगभग सारे भाई ही उससे बड़े थे। 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी, बाकी अभी कुंवारे थे। जब से मैंने अंजलि का साथ पाया था, मैं अपनी माँ और बहन पर कम ध्यान देने लगा था। मैंने अंजलि को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उसके बारे में तो ज़्यादातर मैं जानता ही था, इसलिए उसके बारे में और कुछ जानना मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं था। इसी तरह लगभग 6 महीने पूरे हो चुके थे और अब मुझे मेरे घर जाना था। मेरे घर जाने का समय आ गया था, मगर अब की बार अंजलि ने मना कर दिया कि आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। अगर आप यहाँ से चले गए तो मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? मैं रोज़ आपको फैक्ट्री से आते जाते देखती हूँ, फिर मैं किसको देखूँगी? मैंने अंजलि का कहना मान लिया, जबकि उधर मेरी बहन और मेरी माँ न जाने कब से मेरा इंतज़ार देख रही थी। वो हर रोज़ मुझे फ़ोन करके यही कहती थी कि तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, तुम कब आओगे? मैं उन्हें ज़्यादा काम होने का बहाना बना देता। जिस दिन से मुझे अंजलि का साथ मिला था, अपनी माँ और बहन को मैं बहुत कम याद करने लगा था। उनका फ़ोन आता तो मैं कॉल रिसीव नहीं करता था, क्योंकि मेरी जब भी घर पर बात होती थी, मैं लगभग 1 या 2 घंटे तक उनसे बातें करता था, और ये बात अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका कहना था
कि तुम अपनी माँ और बहन से ज़्यादा बात मत किया करो। उसकी अगर कॉल आ जाती थी तो नंबर बार बार बिजी जाता है और इससे अंजलि को दिक्कत होती थी। अंजलि को खुश करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करता था। जैसा वो कहती मैं वैसा ही किया करता था। अब तो माँ फ़ोन करके शिकायत करने लगी थी कि तुझे क्या हो गया है बेटा, तू हमसे बात क्यों नहीं करता, और अगर बात करता भी है तो तुझे फ़ोन रखने की जल्दी क्यों रहती है, क्या तू हमसे बात नहीं करना चाहता। मैंने अपनी माँ को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस काम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा परेशान रहने लगा हूँ। माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही काम रहने लगा है। चलो अच्छी बात है, ज़्यादा काम होगा तो तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में ये ना भूल जाना कि बस मेहनत ही करते रहो और अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहो, साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया। लड़के वाले बहुत अमीर लोग हैं, वो भी हमसे ऐसी ही उम्मीद रखते हैं कि हम उनका लेन देन अच्छे तरीके से करें। इसलिए माँ काफ़ी समय से मुझसे पैसे मांग रही थी, मगर मैं उन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने माँ से कहा था कि आपको राखी का रिश्ता तय करने की इतनी भी क्या जल्दी आ रही थी। मैं राखी से उम्र में बड़ा हूँ, मुझे तो शादी की कोई जल्दी नहीं है। आपने मेरे लिए तो इतनी फिक्र नहीं की। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी शादी हम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमसे दूर रहते हो। तुम्हारी पत्नी यहाँ अकेली रहेगी और मैं नहीं चाहती कि मैं पति पत्नी को एक दूसरे से अलग कर दूं। बहन का अच्छे घर से रिश्ता आ गया, इसलिए उसका रिश्ता तय करने में देर नहीं की। वहाँ पर हमारी बेटी राज करेगी। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने ऊंचे घर से हमारी बेटी का रिश्ता आया है। और रही तुम्हारी शादी की बात, तो तुम अपने लिए बहुत सारा पैसा कमाओ और मुझे अपनी सैलरी से थोड़े ज़्यादा पैसे दो। राखी की शादी करने के बाद मैं तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करूँगी। आखिर मुझे भी अपनी बहू लाने की बहुत जल्दी है, मगर क्या करूं, घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि बहू ऐसी हालत में घर आए तो वो भी हमारी तरह परेशानियों का सामना करे। मैंने माँ से कहा था कि माँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर वो लोग खाली राखी से मतलब रखना चाहते हैं तो आप उसकी शादी उस घर में कर सकती हो, लेकिन अगर वो लोग अच्छे लेन देन की हमसे उम्मीद रखे हुए हैं तो ऐसा नहीं होगा। मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं उग रहा कि मैं अपनी कमाई से जितना मुनाफा हो सारा मुनाफा आपको भेजता रहूं। आखिर मेरे पास क्या बचेगा। माँ कहने लगी कि बेटा, तुझे याद नहीं कि तू पिछले 2 महीने से हमें पैसे नहीं भेज रहा। अब तो घर में भी परेशानी हो रही है, मगर मैंने अपनी माँ की कोई बात ना सुनी और गुस्से में अपना मोबाइल बंद कर दिया था। उस दिन से पहले कभी मैंने अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं की थी, बल्कि मैं तो उनसे हमेशा इज्जत और प्यार से बात किया करता था। मैं अंजलि की मोहब्बत में इतना दीवाना हो चुका था कि मैंने अपने घर पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे। अंजलि को मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वो लगभग मेरे बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन रखती थी। उसे ये तक पता था कि मैं अपने घर कितने पैसे भेजता हूँ और अपने पास कितने पैसे रखता हूँ और मैं कितने पैसे कमाता हूँ। हर महीने वो मुझसे किसी न किसी तरह के तोहफे की मांग करती थी और उसको खुश रखने के लिए मैं उसे महंगे से महंगा तोहफा दिलाया करता था, और इसी सब में मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे। उसके तोहफे इतने महंगे होते थे कि मैं अपने घर पैसे भेज भी नहीं पाता था। वो अपने घर वालों से चोरी छुपके मेरे साथ बाजार जाती और जिस सामान पर हाथ रखती मैं उसे दिला दिया करता था। एक दिन हम दोनों रात के अंधेरे में छत पर एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे जब अंजलि की माँ ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। उन्होंने उसी समय अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे छत से नीचे ले आई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था कि ना जाने अब ये लोग अंजलि के साथ क्या करेंगे। मैं बार बार अपने दरवाजे में खड़े होकर अंजलि के दरवाजे की तरफ झांक रहा था, मगर 2 दिन तक अंजलि मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा था। मैं अंजलि से बहुत मोहब्बत करने लगा था। उसकी खातिर मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। उस समय मैं फैक्ट्री में था जब अचानक अंजलि के नंबर से मुझे कॉल आई। मैंने उसकी कॉल रिसीव की। मैं घबरा गया। मैंने कहा, अंजलि, पिछले 2 दिन से तुम कहाँ गायब हो? जब से तुम्हारी माँ ने हम दोनों को देखा है, तुमने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि मेरे बारे में माँ को ये बात पता चल गई है। माँ ने मेरे पापा और भाइयों को ये बात नहीं बताई है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर उन्होंने उनको ये बात बता दी तो वो लोग जल्द ही मेरी शादी करवा देंगे, जबकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं मास्टर्स करूँ, लेकिन मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने में अभी काफ़ी समय है
और मुझसे पहले मेरे बड़े बहन भाइयों की भी शादी होनी है। माँ ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि मैं तुमसे बात ना करूं। माँ का कहना है कि अगर मैंने अब तुमसे दोबारा बात की तो वो पापा और भाइयों को सब कुछ बता देंगी, जिससे वो भी तुम्हें इस घर से निकाल देंगे और तुम्हारी अच्छी खासी मरम्मत भी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर माँ ने मुझ पर पहरे लगाए हुए हैं। अभी मैं तुमसे चोरी चुपके बात कर रही हूँ। देखो हर्षित, कुछ भी करो मुझसे शादी कर लो, मुझे यहाँ से भगा ले चलो। मेरे घर वाले तुमसे मेरी शादी कहीं से कहीं तक भी नहीं करवाएंगे। इस तरह हम दोनों अलग हो जाएंगे। मेरा मानना तो यह है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, तभी हम दोनों एक हो पाएंगे, वरना हम दोनों को एक दूसरे से दूरी ही बनानी पड़ेगी। अंजलि की बात सुनकर मैं घबरा गया। मैंने कहा, अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस शहर में नौकरी करता हूँ, मैं तुम्हें भगाकर कहाँ लेकर जाऊँगा? इस शहर में तो तुम्हारे भाई और पापा मुझे ढूंढ निकालेंगे। अंजलि कहने लगी कि पहले हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहाँ हम दोनों शादी कर सके, और उसके बाद तुम मुझे अपने गांव लेकर चलना, वहाँ हम तुम्हारे घर में रहेंगे। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम मुझसे बात मत करो। इस तरह तो हम दोनों के लिए एक दूसरे को भूलना ही बेहतर है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दो। मगर अंजलि ने कहा कि मैं तुम्हें समय नहीं दे सकती, मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे अलग नहीं रह सकती। अंजलि मुझसे इतनी नाराज़गी जाहिर करने लगी थी कि मैं उसे भगाने पर मजबूर हो गया था। मगर मुझे डर इस बात का था कि मैं उसे यहाँ से गांव लेकर जाऊँगा तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। माँ ने बड़ी उम्मीदों से मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। मुझे तो यहाँ इस फैक्ट्री में काम भी बड़ी मुश्किल से मिला था। अगर मैं यहाँ से चला जाता तो यहाँ पर मुझे काम भी दोबारा नहीं मिलेगा, बल्कि मैं यहाँ वापस भी कभी नहीं आ सकता था। दूसरी तरफ मैं अंजलि की नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। मेरा उससे बात किए बिना दिल नहीं लगता था। अब मजबूरन मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। रात के अंधेरे में हम दोनों वहाँ से भाग निकले थे और फिर अगली सुबह उसके बाद हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दिया था। फिर मैं अंजलि को अपने साथ लेकर अपने गांव चला गया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा बजाया तो मेरी बहन ने घर का दरवाज़ा खोला था। मेरी बहन मुझे देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि मैं घर में अकेला नहीं आया था, बल्कि मेरे साथ अंजलि को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कंफ्यूज हो गई थी कि मेरे साथ ये लड़की कौन है। मैं अंजलि को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। माँ बाहर आंगन में ही बैठी हुई थी। माँ ने भी मुझे देखा तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर जैसे ही उनकी नज़र अंजलि पर गई तो वो मुझसे ढेर सारे सवाल करने लगी। मैंने उनको शर्मिंदा होते हुए अपने और अंजलि के बारे में सब कुछ बता दिया था। माँ को जब ये बात पता चली कि हम दोनों शादी कर चुके हैं और मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, तो माँ को एक गहरा सदमा पहुँचा था। माँ कहने लगी कि बेटा, तूने बहुत गलत काम किया, तुझे इस तरह इस लड़की को भगाकर यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। अब हमारी गांव में कितनी बदनामी होगी, यहाँ तक कि तेरी बहन का भी रिश्ता मैंने तय कर दिया है। उन लोगों को अगर ये बात पता चलेगी तो तेरी बहन के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। अब मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था, मैं बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था। मगर मेरी माँ को अंजलि बहुत पसंद आई थी। उसकी खूबसूरती मेरी माँ को भा गई थी। माँ ने अंजलि को बड़ी मोहब्बत से गले लगाया था, उसे आशीर्वाद दिया। राखी से कहा कि अपनी भाभी को कमरे के अंदर लेकर जाओ। माँ मुझे बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने अंजलि के सामने मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद मेरी माँ और बहन के अरमान थे कि वो अपने इकलौते बेटे और भाई की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगी, लेकिन मैंने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। यहाँ तक कि मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा था। मुझे अपने गाँव आए हुए 24 घंटे गुजर गए थे। उन दिनों सर्दियाँ थी। हमारा छोटा सा ही तो कमरा था, जिसमें 2 खटिया पड़ी हुई थी। एक खटिया पर मेरी माँ और बहन सोया करती थी और दूसरी खटिया पर मैं सोता था, लेकिन मेरे पीछे मेरी खटिया पर मेरी बहन सो जाती थी। रात के समय माँ ने कहा कि तुम बहू के साथ कमरे के अंदर सो जाओ, मैं और राखी बाहर सो जाएंगे। इस बात पर राखी ने माँ को चौंक कर देखा। वो माँ से कहने लगी, माँ, इतनी कड़कती हुई सर्दी में हम दोनों बाहर कैसे सोएंगे? माँ ने उससे कहा कि देखो बेटा, अब घर में तुम्हारी भाभी आ गई है, ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा कि हम लोग कमरे के अंदर सोएं और बेटा बहू आंगन में। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अंजलि के पास कमरे के अंदर भेज दिया और दोनों खुद बाहर आंगन में सो गई। मैं बहुत खुश हुआ था कि मेरी माँ ने खुशी खुशी अंजलि को एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि मैं ये भूल गया था कि सर्दी में मेरी माँ और बहन की रात कैसे गुजरेगी।
मैं तो बहुत खुश था और अंजलि के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी कर चुका था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि अगले दिन एक नया हंगामा मेरा इंतजार कर रहा है। अगली सुबह 7 बजे का समय होगा जब जोर जोर से हमारे घर का दरवाज़ा बजने लगा। सर्दियों की सुबह थी, सब लोग देर से सोकर उठते थे। जब दरवाज़ा धड़ धड़ बजने लगा तो मैं भी घबरा कर उठ गया था। मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला तो वो ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ लगाने लगी, मगर मैं तो जागते हुए भी अपनी पत्नी के पास मौजूद था। मेरी बहन रोते हुए मुझे आवाज़ लगाने लगी तो मैं घबरा गया और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे तक आया। ये देखकर मैं बहुत डर गया था कि दरवाजे पर तो अंजलि के पापा और उसके भाई मौजूद थे। उन लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। वो लोग मुझे और अंजलि को तलाश करने के लिए यहाँ पर आए थे। मैं डर की वजह से भागकर घर के अंदर दाखिल होने लगा, मगर उन्होंने मुझे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मेरी माँ और बहन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन जब अंजलि घर के बाहर आई तो उसने भी अपने भाइयों को खामोश करवाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसके पापा का कहना था कि हम तुम दोनों को यहीं जान से मार देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत के साथ खेलने की? अंजलि अपने पापा को ये बात बता चुकी थी कि हम दोनों शादी कर चुके हैं। ये बात सुनकर तो उन्हें और भी गुस्सा आया और उन्होंने बंदूक मेरे सर पर तान दी। मेरी माँ का तो जैसे कलेजा बाहर निकल आया था। वो अपना सीना पीट पीट कर रो रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, जबकि मैं भी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। कह रहा था कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे बहुत खुश रखूँगा। आसपास काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। एक अजीब तरह का तमाशा लग गया था। मेरी जान पर बनाई थी, मगर कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। इतनी ही देर में हमारे गांव के बड़े अमीर ज़मींदार राणा जी आ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? आखिर कौन है ये लोग जो हमारे गांव में घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं? किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे गांव के लोगों के साथ ज़बरदस्ती मारपीट करने लग जाएं? अंजलि के पिता और भाइयों ने राणा जी को पूरी बात बताई। वो बात सुनने के बाद कहने लगी, अच्छा तो ये बात है। उन्होंने वहाँ पर इकट्ठे सारे लोगों को वहाँ से भगाया और कहा कि ये बात प्यार से भी तो हो सकती है। अब तो दोनों ने शादी कर ली है, अब आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम इन दोनों को जान से मार देंगे। हमारे यहाँ किसी ने मोहब्बत की शादी नहीं की, हम मोहब्बत की शादी के सख्त खिलाफ हैं। उधर मेरी माँ और बहन बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ रोते हुए राणा जी के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि राणा जी, कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लो, ये लोग मेरे बेटे को मार देंगे। राणा जी की नज़र अचानक मेरी जवान बहन पर चली गई। राखी को देखकर उनकी आंखें उस पर टिक गई थी। मेरी बहन एक ऐसी लड़की थी जो घर से ज़्यादा बाहर कभी नहीं निकलती थी। वो बहुत शरीफ और ख़ूबसूरत लड़की थी। आज हालात ही ऐसे बन गए थे कि मेरी माँ, बहन और पत्नी बीच सड़क पर खड़ी होकर रो रही थी, सिर्फ मेरी खातिर। राणा जी ने कहा कि आप में से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी फ़ैसला किए देता हूँ। अंजलि के पिता ने कहा कि अब कोई फ़ैसला नहीं होगा। उन्होंने फिर से बंदूक उठाई, जो कि राणा जी ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि धीरज रखो, मैं इस लड़के से कुछ बात करना चाहता हूँ। राणा जी मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, मगर उनकी बात मानना मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। अगर मैं उनकी बात ना मानता तो मैं अपनी जान की बाजी हार सकता था, यहाँ तक कि अंजलि की जान को भी खतरा था। मैं खामोशी से सर झुकाकर खड़ा हो गया था। राणा जी अंजलि और उसके भाइयों को अपने साथ अपनी हवेली पर ले गए और उसके बाद उन लोगों ने हमें बख्श दिया। ये सब देखकर तो मेरी माँ, बहन और पत्नी तीनों ही हैरान रह गई थी कि ये लोग तो हमें जान से मार देना चाहते थे, आखिर इन्होंने इतनी आसानी से हमें कैसे छोड़ दिया। वो लोग हमारे गांव से बड़ी खामोशी से चले गए थे, मगर उन्होंने अंजलि से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। मुझे इन लोगों ने बहुत मारा था, मेरा शरीर दर्द कर रहा था। हम लोग घर के अंदर आ गए थे। माँ ने कहा कि बेटा, राणा जी ने आखिर अंजलि के घर वालों से ऐसा भी क्या कहा कि वो खामोशी से यहाँ से चले गए? मैंने कहा, माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने अंजलि और राखी को कमरे के अंदर जाने के लिए कहा था। वो दोनों कमरे के अंदर चली गईं, जबकि मैं और माँ आंगन में बैठे हुए थे। मैंने माँ से कहा, माँ, राणा जी को हमारी राखी पसंद आ गई है, वो उससे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने आज जब राखी को देखा और मुझे इस मुसीबत में फंसे हुए देखा तो उन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुमने अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दे दिया तो मैं इन लोगों को पैसों का लालच देकर इन्हें यहाँ से भेज दूंगा। ये लोग कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकोगे। ये कहकर मैं खामोश हो गया था और मैंने अपना सर झुका लिया था।
माँ ने मुझे चौंक कर देखा और कहने लगी, तो फिर क्या, तुमने राणा जी की बात मान ली? मैंने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने जोर से कहा कि बताओ ना, क्या तुमने उनकी बात मान ली? मैंने शर्मिंदगी से सर उठाया और गर्दन हिलाकर हाँ में कहा। माँ जोर से चिल्लाई और कहने लगी, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? मेरी मासूम सी बच्ची का सौदा कर दिया। मेरी बेटी की उम्र और उस जमींदार की उम्र में बहुत अंतर है, जबकि वो तो जवान बेटे का पिता है। उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी पर नज़र डालने की? उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी बेटी का सौदा उस आदमी से कर दिया। मैंने कहा, माँ, तो फिर मैं क्या करता? एक राणा जी ही तो थे जो मुझे अंजलि के पिता और उसके भाइयों से बचा सकते थे। आज अगर मैं ये कदम न उठाता तो आप मेरी लाश के सामने बैठी हुई रो रही होती। कल राखी को तैयार कर देना, राणा जी उससे शादी करके उसे अपने साथ ले जाएंगे। मैं ये कहकर माँ के पास से उठकर घर से निकल आया था। ये बात मेरी बहन को पता चली तो वो भी बिलख बिलख कर रोई थी, जबकि अंजलि का कहना था कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी माँ वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी अपने से भी ऊंचे परिवार में करना चाहती थी। यहाँ तो तुम्हारी बहन की शादी फ्री में हो रही है और वो भी एक बहुत बड़ी हवेली की मालकिन बन जाएगी। मैं सब करके मन ही मन बहुत उदास था। मेरी बहन बहुत रो रही थी। अगले दिन राणा जी आए और मेरी बहन से शादी करके उसे अपने साथ ले गए। मेरी माँ उसे जाने ही नहीं दे रही थी। मेरी माँ बार बार मुझसे यही कह रही थी कि तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। न जाने क्यों अपनी बहन को इस तरह जाते हुए देखकर मेरे दिल को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ था। बस मुझे इतना सुकून था कि अब सारी ज़िंदगी मुझे अंजलि के घर वालों से डरकर जीने की ज़रूरत नहीं है। राणा जी ने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। मैं चाहूँ तो अब दोबारा उस शहर भी जा सकता हूँ। मेरी बहन जा चुकी थी। मेरी कम उम्र की बहन की शादी 45 साल के आदमी से हो गई थी। राणा जी की पत्नी उनकी शादी के 5 साल बाद ही मर गई थी, मगर उनसे उनका एक बेटा हुआ था। उन्होंने अपने बेटे को बचपन में ही शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। वो कभी कभी गांव आया करता था। राणा जी के पास बहुत धन दौलत थी। धन दौलत की कमी तो अंजलि के परिवार वालों के पास भी नहीं थी, मगर कहते हैं ना कि इंसान के पास जितना पैसा होता है वो पैसे के लिए उतना ही ज़्यादा लालची हो जाता है। राणा जी ने मेरे ससुराल वालों को इस बात को ख़त्म करने के पूरे 5 लाख रुपए दिए थे। जिस दिन से राखी घर से गई थी, माँ ने तो जैसे खाना पीना ही छोड़ दिया था। माँ हमेशा यही कहती थी कि मेरी बेटी का ना जाने वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। हम दोनों पति पत्नी कमरे के अंदर सोते, जबकि माँ कड़कती ठंड में भी कमरे के बाहर ही सोया करती थी। फिलहाल के लिए तो मैंने गांव में ही छोटी मोटी नौकरी का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से शहर चला जाऊँगा अपनी पत्नी को लेकर और वहाँ पर नौकरी करूँगा। इधर घर में मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। वो मेरी माँ से घर का सारा काम करवाया करती थी। सर्दी में खुले आंगन में रहकर मेरी माँ धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी। ऊपर से उन्हें अपनी बेटी का गम सताया हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल होता तो मेरी पत्नी मुझसे मेरी माँ की शिकायतें करती रहती थी। जब मैं माँ से कुछ कहता तो माँ कहती कि तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। बेटा, मैं बूढ़ी औरत तुम्हारी पत्नी से भला क्या कह सकती हूँ? ये तो मुझसे जैसा कहती है मैं कर लेती हूँ। घर के सारे काम भी मैं ही करती हूँ। यहाँ तक कि बहू मुझे खाना भी नहीं देती। भूखी प्यासी रहती हूँ। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है, जो ना तो मुझे घर का काम करने देती थी और तो और मुझे खाना भी समय पर दिया करती थी। यहाँ तक कि मेरे हाथ पैर दबाकर मेरी सेवा भी बहुत अच्छे से करती थी। बहू तो जिस दिन से घर में आई है उसने मेरे घर की सुख शांति ही छीन ली है। ये बात सुनकर तो जैसे अंजलि के तन बदन में आग लग गई थी। अंजलि कहने लगी कि अगर आपके घर की सुख शांति हमारे आने से ख़त्म हो गई तो हम यहाँ से चले जाते हैं। मैंने भी माँ से कहा कि माँ, आपको अंजलि के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अंजलि आपकी बहू है। माँ खामोशी से मेरी बातें सुनती रही, मुझे पलटकर कभी कोई जवाब न देती। कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम में से कोई भी यहाँ से मत जाओ। मेरी थोड़ी सी ही तो जिंदगी है, तुम लोगों की बातें सुन सुनकर गुजर जाएगी। धीरे धीरे इस बात को 1 महीना गुजर गया था, जब अचानक हमारे घर पर राखी आ गई। राखी को देखकर मैं खुश हुआ था। राखी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वो गहने भी पहन रही थी, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो खामोशी से घर के अंदर आ गई और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। ये बात मैं न देख सका कि मेरी बहन कितनी कमज़ोर हो गई, मगर माँ को फ़ौरन उसकी फ़िक्र हुई। उन्होंने उसके गहने और अच्छे कपड़े ना देखकर उसकी कमज़ोर होती सेहत को देखा और उसके लिए बहुत फ़िक्रमंद हुई। वो माँ से रो रो कर कह रही थी कि तुम भी तो बहुत कमज़ोर हो गई हो माँ, ऐसा लगता है कि खाना नहीं खाती हो।
मगर माँ ने उसे कुछ नहीं बताया। इतने पर भी मेरी पत्नी ने घर में हंगामा शुरू कर दिया। मेरी पत्नी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि राखी यहाँ क्यों आई है। अंजलि ने राखी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहने लगी कि तुम यहाँ आकर मेरी सास को भड़का रही हो, भला मैं उन्हें खाना क्यों नहीं दूंगी? अरे वक्त से पहले उन्हें खाना दे देती हूँ। देख नहीं रही तुम्हारी माँ कितनी मोटी हो रही है, जबकि मैं इस घर की जिम्मेदारियाँ उठा उठाकर कमज़ोर होती जा रही हूँ। मेरी बहन ने अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर अपनी माँ से मिलकर घर से चली गई थी। मुझे उसका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा कि मैं उसके सामने ही खड़ा हुआ था, मगर उसने मुझे ना तो नज़र उठाकर देखा और ना ही मुझसे कोई बात की। उसके जाने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ देखो, अमीर परिवार की बहू बन गई है तो अपने भाई को नज़रअंदाज करते हुए चली गई। ये नहीं जानती कि उसकी शादी उसके भाई ने ही करवाई है। माँ कहने लगी कि वो तुम्हें नज़रअंदाज करके नहीं गई है बेटा, वो तुमसे नाराज़ है। अगर वो अपनी अमीर ससुराल में खुश होती तो तुमसे खुशी से बात करती। यहाँ खुशी खुशी बैठती, आंसू न बहाती। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों एक जैसे हो। माँ कहने लगी कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे थे। कभी एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनी माँ और बहन की तकलीफ को बिना कहे समझ जाते थे, मगर अब तो तुम्हें किसी की भी तकलीफ नहीं दिखाई देती। कभी कभी माँ की बातें मुझे बहुत चुभती थी। अब माँ दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी। इतनी बीमार रहने लगी थी कि उनको ज़्यादा बुखार और खांसी हमेशा रहता था। रात को जब हम दोनों पति पत्नी कमरे के अंदर सोते तो वो ज़ोर ज़ोर से खांसती थी। उनके खांसने से अंजलि को सारी रात नींद नहीं आती थी, और तो और मुझे भी माँ के इलाज पर काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। सच कहूँ तो मैं भी अपनी माँ से अब तंग आ गया था। माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी परेशानी से लड़ जाते हैं, मगर जब माता पिता किसी परेशानी में होते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं देते, बल्कि माता पिता उन्हें बोझ लगने लगते हैं। या फिर ये कहें कि मैं पूरी तरह से अपनी पत्नी के कहने में था। अपनी माँ की कोई परेशानी मुझे दिखाई ही नहीं देती थी। मेरी पत्नी के खर्चों में अभी भी कोई कमी नहीं थी। मैं जितना कमा कर लाता उसमें से आधे पैसे वो अपने पास रखती थी। मेरी बहन जो अपनी शादी के बाद सिर्फ एक बार यहाँ पर आई थी, ना तो मैं पलटकर कभी उसके ससुराल गया था ये देखने के लिए कि वो कैसे रह रही है। बस मैं तो इतना जानता था कि राणा जी के घर में वो राज कर रही होगी। राणा जी की उम्र है तो क्या हुआ, राणा जी हैं तो बहुत अमीर इंसान, गांव की ढेर सारी ज़मीनें उनके पास हैं। मेरी माँ दिन रात रोती रहती, हमेशा राखी को याद करती रहती थी। इधर मेरी पत्नी थी कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरी माँ को खरी खोटी सुनाती रहती थी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलती थी कि आसपास भी उसकी आवाज़ जाती थी, मगर मेरी माँ उसकी हर बात खामोशी से बर्दाश्त करती थी। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। बार बार मुझसे कहने लगी कि बेटा मेरी दवाई ला दे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ में अब ज़िंदगी नहीं है, मगर मैं खुद माँ को डॉक्टर के नहीं लेकर गया, बल्कि उन्हें थोड़े से पैसे दे दिए और कहा कि आप खुद जाकर दवाई ले आओ। माँ ने जब पैसे खोल कर देखे तो कहने लगी कि बेटा ये तो 50 रुपये हैं, 50 रुपये में मेरी दवाई नहीं आएगी। इतने में ही अंजलि बोल पड़ी और उसने कहा कि आप तो ना जाने कैसी माँ है। जब आपका बेटा आपको ढेर सारी रकम भेजता था तब आपने अपने बुरे वक्त के लिए कुछ जोड़कर नहीं रखा, बस सारे पैसे उड़ाती रहीं। अब तो यही पैसे हैं, उनकी ही दवाई लेकर आनी है तो ले आओ, वरना ये भी वापस दे दो। वैसे भी अब आप जीकर क्या करोगी, आपकी काफ़ी उम्र हो गई है, बच्चों की शादियां देख ली हैं, बस इंसान की इतनी ही उम्र होनी चाहिए। ये बात सुनकर जैसे मेरी माँ को बहुत गहरा सदमा लगा था। इस समय उनकी आंखों में नमी आ गई थी। हालांकि ये बात मुझे भी बहुत बुरी लगी थी। मैंने अंजलि को घूर कर देखा तो वो खामोश हो गई थी। मेरी माँ खामोशी से बिस्तर से उठी और घर से दवाई लेने के लिए निकल गई। उस दिन वो इस तरह दवाई लेने के लिए निकली कि फिर कभी वापस ही न आई, बल्कि उसके मरने की खबर आई। गांव के कुछ लोग उसकी लाश को लेकर घर आए। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। वहाँ के लोग बता रहे थे कि ना जाने इस औरत का ध्यान कहाँ था, बस ये चलती ही चली जा रही थी। इसे नहीं पता चला कि ये ट्रेन की पटरी पर चल रही है। फिर तेज़ रफ्तार से ट्रेन आई और बेचारी की मौत हो गई। ये खबर मेरी बहन को भी मिल गई थी। वो भी रोती पीटती जब वहाँ पहुँची तो बार बार माँ माँ कह रही थी। न जाने क्यों अपनी माँ की लाश को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी आंखों में इतने आंसू आए थे कि मुझे बेहद शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी और अपनी माँ की मौत का सदमा भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं बुरी तरह से रो रहा था। मेरी पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। शायद उसे भी ये नहीं पता था कि उसकी कही हुई बात मेरी माँ को इतनी जल्दी लग जाएगी। मेरी माँ का अंतिम संस्कार हो गया। मेरी बहन तो फिर पलटकर घर के अंदर भी दाखिल न हुई।
वो बाहर से बाहर ही अपने घर को वापस लौट गई थी। उसने कहा था कि अब ये मेरा घर नहीं रहा, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो यहाँ से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं एक तरह से बिल्कुल खामोश हो गया था। एक चुप्पी मुझे लग गई थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इसने अपनी माँ को बहुत सताया था, ये अपनी पत्नी के कहने में बहुत रहता था। उधर इसने राणा जी से अपनी बहन की शादी करवा दी और इधर भगाकर इस लड़की से शादी कर ली। माँ का ध्यान भी नहीं रख सका, तभी तो इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। न जाने क्यों मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे बार बार अपनी माँ की याद आती थी। पहले मैंने अपनी माँ की कदर नहीं की और मरने के बाद मुझे अपनी माँ की एक एक बात याद आ रही थी। फिर जब एक रात मुझे नींद आ ही गई तो मैं बड़े गहरे सपने में चला गया था। मेरी माँ आंखों के सामने बैठी थी और मेरे आगे रो रही थी और कह रही थी कि तूने मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं किया। मैं तो जैसे तैसे इस दुनिया से चली गई, मगर तेरे किए की सज़ा मेरी बेटी भुगत रही है। मेरी बेटी आज भी उस घर में खुश नहीं है जहाँ तूने उसकी शादी करवाई है। देखना, वो तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसकी आह तुझे ज़रूर लगेगी। तूने मेरी मासूम बेटी की खुशियों को दबा दिया, अब तू कभी खुश नहीं रहेगा। इस सपने से अचानक मैं घबराकर उठा था। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग रहा था। मेरी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? मैंने अंजलि का हाथ झटक दिया और अंजलि से कहा कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से गई है। तुम्हारी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरी माँ का कभी ख्याल न रख सकी। पता है तुम्हें, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि तुम हमेशा मेरी माँ से लड़ती रहती थी और मैंने भी तुम्हारा साथ दिया। मेरी बात पर अंजलि खामोश हो गई, क्योंकि जिस तरह दर्दनाक मौत मेरी माँ की हुई थी, उनकी लाश को देखकर तो अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए थे। अंजलि भले ही अपनी ज़ुबान से कुछ ना कह रही थी, मगर उसका दिल मेरी माँ के लिए परेशान था, उनसे माफ़ी मांग रहा था। इस सपने से मुझे अपनी माँ की कही हुई बात समझ आ गई थी। अब मुझे राखी की फिक्र होने लगी थी। अगले ही दिन मैं राखी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया तो देखा कि हवेली के बाहर ही राणा जी खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैंने कहा कि राखी से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो कहने लगे, पागल हो गए हो, यहाँ तुम्हारी कोई बहन नहीं रहती, चलो जाओ यहाँ से। मैं उसके आगे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि एक बार मेरी बहन से मुझे मिलने दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मगर उसने अपने आदमियों से मुझे धक्के देकर निकलवा दिया। उसका कहना था कि जिस दिन मैंने तुम्हारी बहन से शादी की थी, उसी दिन मेरे साथ तुम्हारी ये बात तय हो गई थी कि वो तुम लोगों से कोई संबंध नहीं रखेगी। लेकिन फिर भी उसकी खुशी की खातिर मैंने एक बार उसे तुम्हारे घर पर भेज दिया था। अरे वो अब राणा परिवार की बहू है, तुम जैसे गरीब लोगों से वो कोई संबंध नहीं रख सकती। मैं घर वापस आया तो अब मुझे समझ आया था कि मेरी माँ क्यों मेरे सपने में आकर वो सब कह रही थी। ज़रूर राणा जी मेरी बहन के साथ कुछ गलत करता होगा, तभी तो उसने मेरी बहन को हम सबसे दूर कर दिया। मुझे कुछ भी करके अब अपनी बहन से मिलना था, मगर कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि राणा तो कभी भी मुझे राखी से मिलने नहीं दे सकता था। और तो और हवेली में भी उसने बहुत सारे पहरे लगाए हुए थे। फिर मुझे राखी से मिलने का एक आइडिया सूझा। मैं फ़ौरन ही अपने दोस्त के घर गया। उसकी पत्नी चंपा राणा जी की हवेली में बहुत पुरानी नौकरानी थी। उस समय वो घर पर ही मौजूद थी। मैंने उसे राखी के बारे में पूछा। मेरी बहन वहाँ खुश तो रहती है ना, कैसी है वो? चंपा कहने लगी कि तुम जैसा भाई भगवान किसी को भी न दे। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बहन की जिस दिन से शादी हुई है वो वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। राणा जी ने उसे कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। उसे जब उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है तब वो उसके पास जाता है। वो बेचारी तो सारा दिन भूखी प्यासी कमरे में बंद रहती है। यहाँ तक कि वो तुम्हारे घर भी उसे जाने नहीं देता। कहता है कि तुम राणा परिवार की बहू हो, गरीब लोगों से कोई संबंध मत रखना। वो बस उसके साथ अपनी हवस पूरी करता रहता है। वो बेचारी दिन रात रोती रहती है। जिस दिन से उसकी माँ की मौत हुई है तब से उसने ऐसी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो खुद भी तुमसे नहीं मिलना चाहती, और तो और उसके मन में अब कोई इच्छा नहीं है। उसकी ज़िंदगी जैसी गुजर रही है वो वैसे ही हालातों को स्वीकार कर चुकी है। बेचारी एक दिन इसी तरह से तड़प तड़प कर मर जाएगी। चंपा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी गलती की सज़ा सच में मेरी बहन भुगत रही है। उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि राणा मेरी बहन के साथ ये सुलूक करेगा, वरना मैं कभी भी अपनी बहन की शादी उसके साथ न करता। मगर उस समय मुझे अपनी जान की परवाह थी। जल्दबाजी का फैसला हमेशा गलत होता है। मेरे जल्दबाजी के फैसले ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं चंपा के आगे हाथ जोड़ने लगा।
और कहने लगा कि चंपा, अब तुम कुछ भी करो, मेरी बहन को वहाँ से निकालो। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त और चंपा कहने लगे कि तुम नहीं जानते राणा जी कितने खतरनाक आदमी हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उसकी पत्नी को यहाँ से लेकर जाना चाहते हो तो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, लेकिन अगर मेरी बहन उसके घर में रही तो वो मर जाएगी और मैं अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं अपनी गलतियों की वजह से अपनी माँ को तो खो चुका हूँ, मगर अपनी बहन को नहीं खो सकता। मैंने कहा, चंपा, तुम्हें ही अब कुछ करना होगा। चंपा कहने लगी, मगर मैं क्या करूं और तुम उसे कहाँ लेकर जाओगे और कैसे? मैंने कहा कि बस जैसे जैसे मैं तुमसे कहूँ तुम वैसा ही करती रहो। मगर चंपा मेरी बात मानने के लिए तैयार न थी। चंपा ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि तुम्हारी बहन ने एक बार भागने की भी कोशिश की थी तो राणा जी ने उसे बहुत मारा था। वो कह रही थी कि वो उसे छोड़ दे। राणा का कहना था कि वो उसे छोड़ देगा मगर उतनी ही रकम उसे दे दें जितनी कि उसने तुम्हारे भाई को बचाने के लिए उसके ससुराल वालों को दी थी। बस ये बात सुनकर बेचारी राखी खामोश हो जाती थी। जब ये बात मुझे चंपा ने याद दिलाई तो मैंने चंपा को भी पैसों का लालच दिलाया, मगर चंपा पैसों के लालच में नहीं आ रही थी। उसे अपनी जान की परवाह थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, उसके पैर पकड़ने लगा, उसके आगे रोने लगा। तब जाकर वो मेरी बात मानी थी, क्योंकि उसे भी मेरी बहन से हमदर्दी हो रही थी। कई दिनों तक चंपा मेरी बहन को वहाँ से निकालने की कोशिश करती रही, मगर हर बार वो नाकामयाब रही। इस दौरान मैं अपनी पत्नी से कोई बात नहीं करता था, बल्कि मेरी पत्नी मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगती थी। मेरा बस चलता तो मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था। मैं उससे शादी करके उसे भगाकर यहाँ लाया था। भला मैं उसे बेसहारा कैसे कर सकता था? और इस सब में सिर्फ उसकी ही गलती नहीं थी, बल्कि मैंने भी बराबर से गलतियाँ की थी। लेकिन अब गलतियों का एहसास करने का कोई फ़ायदा नहीं था। एक रात चंपा ने वहाँ से मेरी बहन को निकालने का प्लान बनाया। उसने पहले तो मुझसे नींद की दवाई मंगवाई। मैंने उसे वो दवाई लाकर दे दी। वो नींद की दवाई हवेली लेकर चली गई। उसने खामोशी से रात के खाने में नींद की दवाई मिला दी, यहाँ तक कि वही खाना उसने नौकरों को भी खिलाया। वो खाना खाने के बाद राणा जी और उसके घर का एक एक नौकर गहरी नींद में सो गए थे। चंपा के पास बहुत अच्छा मौका था। चंपा ने राखी को जाकर कमरे से निकाला और उसे वो वहाँ से भगाकर मेरे पास लेकर आ गई थी। मैं उस समय गांव की चौक में खड़ा था, जहाँ से शहर का रास्ता गुजरता था। चंपा के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अपना लालच पूरा करने की खातिर लोग क्या क्या नहीं करते। चंपा मेरे पास राखी को ले आई थी। राखी मुझे देखकर मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि मैं अपनी बहन को उस नर्क से निकालने में कामयाब हो गया था। चंपा ने राखी को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह उसके भाई ने उसे निकालने के लिए चंपा से कहा। राखी बहुत रो रही थी। अंजलि ने भी राखी से माफ़ी मांग ली थी। उसने कहा कि तुम्हारे और माँ जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, बहुत घमंडी हो गई थी, मगर माँ जी की मौत मेरे लिए भी एक हादसा साबित हुई, जिसने मुझसे मेरी गलतियों का एहसास करवा दिया। मैंने राखी से कहा कि अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। ये राणा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और इस तरह मैं अपना घर बार छोड़कर राखी और अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया था। अब की बार मैं गाजियाबाद नहीं गया था, बल्कि मुंबई आ गया था। मैंने अपना घर चंपा को देने का वादा किया था, तभी उसने मेरी बहन को राणा के घर से निकालने का काम किया। जब राणा और उसके नौकर होश में आएंगे तो वो खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनके गहरी नींद में सोने से राखी वहाँ से निकलकर भाग गई। वो घर मैंने अपने दोस्त और चंपा को सौंप दिया। चंपा और मेरा दोस्त राणा जी के डर से उस घर में नहीं रहेंगे, मगर कानूनी तौर पर वो घर उनका हो चुका है। मैंने कानूनी कार्यवाही के बाद ही उन दोनों को अपना घर सौंप दिया और अपनी बहन को लेकर शहर आ गया। हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे थे। यहाँ आने के बाद मैंने किराए का घर ढूंढ लिया और एक अच्छी सी नौकरी भी तलाश कर ली। अभी मेरी सैलरी कम है, मगर मेरी बहन और पत्नी अब एक दूसरे के साथ खुश रहती हैं और गुजारा भी करती हैं। कुछ दिन गुजरे तो फिर से मेरी किस्मत पलट गई थी। अंजलि के घर वालों ने भले ही अंजलि से सारे संबंध ख़त्म कर दिए थे, लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसे अंजलि की शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो था अंजलि का भाई, जो मुंबई में रहता था। वो इसी शहर में काम करता था और उसका अच्छा खासा कारोबार था। वो अंजलि से बहुत प्यार करता था। जब उसने मुंबई में अंजलि को देखा तो वो हमारे घर आ गया और उसने हमें माली मदद दी, यहाँ तक कि उसने मुझे भी अच्छी नौकरी पर लगवा दिया। मैं अंजलि के भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ दिन गुजरे तो अंजलि के भाई ने मेरी बहन राखी से शादी करने की डिमांड की। वो कुंवारा था। उसने कहा कि उसे मेरी बहन पसंद आ गई है। मुझे लगा कि शायद
अंजलि इस बार भी अपनी चालाकी करेगी, मगर अंजलि ने खामोशी से कह दिया कि मेरे भाई से अच्छा पति राखी को नहीं मिल सकता। मेरे भैया राखी को बहुत खुश रखेंगे। मैंने राखी से उसकी मर्जी पूछी तो राखी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई, मगर मैंने वो सब कुछ उसे बता दिया जो हमारे साथ हो चुका था। वो दरिंदा मेरी बहन के साथ बहुत गलत कर चुका था और उसको मारता पीटता भी था। वो कभी भी यहाँ हम लोगों को ढूंढता हुआ आ सकता था। अंजलि का भाई कहने लगा कि अब तुम लोग बहुत सेफ जगह पर हो, कोई भी तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह कुछ दिनों बाद ही मेरी बहन की शादी अंजलि के भाई के साथ हो गई और मेरी बहन उसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। आज भी मैं और मेरी पत्नी अपनी गलती पर बहुत पछताते हैं, मगर मेरी माँ की मौत और वो सपना मुझे आना, उस सब ने मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया। वक्त से पहले अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर वक्त आपके हाथ से छूट भी जाए और फिर भी आपको लगे कि आपके पास मौका है अपनी गलती सुधारने का, तो उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करें, वरना आप सारी ज़िंदगी हाथ मलते रह जाएंगे और शायद आपकी गलतियां आपको किसी ऐसे मकाम पर पहुंचा देंगी जहां से आपका वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।